नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं RSCIT एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर 2 लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने RSCIT एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर 1 भी मेरे चैनल पर बनाया हुआ है। यदि आप RSCIT एग्जाम देने वाले हैं और आप मेरे इन वीडियोस की सहायता से RSCIT एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए देखते हैं RSCIT एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर 2। मैं आपको टेस्ट पेपर बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए देखते हैं RSCIT एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर 2। इसका पहला क्वेश्चन है, DVDR का पूरा रूप क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल, डिस्क वीडियो डिजिटल रीडेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकर्सिव। इसका सही उत्तर है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और यहाँ आर का मतलब है रिकॉर्डेबल, अर्थात हम उसमें रिकॉर्डिंग करके नया डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, जो रिकॉर्ड करने योग्य हो। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+C, Ctrl+C, Ctrl+Alt+V। तो इसका सही उत्तर है Ctrl+Shift+C। मैं यहाँ आपको बता दूं, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट स्टाइल, साइज और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी स्टाइल आपने दे रखा है, कलर जो आपने दे रखा है, उनको कॉपी करना। तो उसके लिए तो हम यूज करते हैं Ctrl+Shift+C, पर यदि हमें टेक्स्ट कॉपी करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+C। इसी तरह से कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V यूज करते हैं और कॉपी किए गए फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V यूज किया जाता है। Ctrl+Alt+V ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्देश MS PowerPoint 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+T, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर है Ctrl+M। नई स्लाइड बनाने का मतलब है करंट ओपन प्रेजेंटेशन में एक और स्लाइड जोड़ना और उसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+M का। पर यदि नया प्रेजेंटेशन बनाना हो तो हम यूज करते हैं वहां पर Ctrl+N शॉर्टकट की का। ये बात ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, वक्तव्य 1 NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का पूर्ण रूप है। वक्तव्य 2 MS एक्सेल में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प को चुनें। इसके लिए 4 विकल्प जो दिए हैं वो हैं, वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है, वक्तव्य 1 गलत है, वक्तव्य 2 सही है, दोनों वक्तव्य 1 और 2 गलत है, दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म NTFS कहलाता है और इसी तरह से MS एक्सेल में रो और कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं उस स्थान को सेल कहा जाता है जिसमें हम डेटा इंसर्ट करवाते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स डैश 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 के उदाहरण हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, नेटवर्क टोपोलॉजी, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। तो इसका सही उत्तर है क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। क्लाउड स्टोरेज सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें हम रिमोट सर्वर पर जाकर हमारा डेटा स्टोर करवाते हैं और उस डेटा को हम कहीं भी वापस से एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज में गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स
ये सब इसी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी को क्या कहते हैं, जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, टाइटल बार, बोर्ड बार, स्टेटस बार, हेडिंग बार। इसका सही उत्तर है स्टेटस बार। ये सबसे नीचे दिखाई देती है, टास्क बार से जस्ट ऊपर, जिसमें हम जो भी ओपन डॉक्यूमेंट होता है और जहां हमारा कर्सर है वहां की पोजीशन बताता है, पेज नंबर बताता है जिस करंट पेज पे हम काम कर रहे होते हैं, और कितने टोटल पेज है और कितनी लाइन्स है और हम किस लाइन पे कितने शब्द संख्या पे हैं, ये सारी चीज़ें बताता है, यानी स्थिति को बताता है, इसलिए इसे स्टेटस बार कहते हैं। टाइटल बार सबसे ऊपर होती है, जिसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है, प्रोग्राम का टाइटल लिखा होता है, उसको टाइटल बार कहते हैं। बोर्ड बार और हेडिंग बार जैसी कोई रो नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर है स्टेटस बार। यहाँ मैंने आपको एरो से दिखाया हुआ भी ये चित्र में। अगला प्रश्न है 7वां, आप MS PowerPoint 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, फाइल, इंसर्ट, एडिट और व्यू। तो इसका सही उत्तर है इंसर्ट। इंसर्ट टैब के द्वारा हम फाइल में और नई चीज़ें इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसे कोई पिक्चर इंसर्ट करवानी या टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाना है या चार्ट इंसर्ट करवाना है, तो इन सब के लिए इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सही उत्तर है इंसर्ट। अगला प्रश्न है विंडोज 10 निर्मित कौन सा टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, कैलकुलेटर, मैथ इनपुट टूल, स्निपिंग टूल, विंडोज मैबिलिटी सेंटर। तो इसका सही उत्तर है मैथ इनपुट टूल। मैथ इनपुट टूल एक ऐसी सुविधा होती है जिसके द्वारा हम मैथ्स की इक्वेशन को टाइप करके और हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जबकि कैलकुलेटर का प्रयोग हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं, स्निपिंग टूल का प्रयोग हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। विंडोज मोबिलिटी सेंटर एक ऐसी सुविधा होती है जो कि लैपटॉप पर यूज की जाती है, जहां पर हम हमारे लैपटॉप की सेटिंग को सेट करने के लिए एक ही स्क्रीन पर कई सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस करना है या इंटरनेट सेटिंग्स वगैरह को सेट करना हो, तो वो सब एक ही स्क्रीन पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल अभिव्यक्ति के लिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए मैथ इनपुट टूल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, लिनक्स और सफारी। तो इसका सही उत्तर है लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जबकि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सब वेब ब्राउजर होते हैं जो कि हमें इंटरनेट पर नेविगेट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, F5, F3, F6, F1। तो इसका सही उत्तर है F5। F5 की प्रेस करके हम रिफ्रेश कर सकते हैं विंडो को। अगला प्रश्न है, विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है जो चित्र को बनाने, संपादन करने में उपयोग आता है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, पेंट, एडोब रीडर, VLC प्लेयर, याहू ब्रश। तो इसका सही उत्तर है पेंट, यानी MS पेंट की सहायता से हम कोई भी डिजाइन्स तैयार कर सकते हैं, इमेज तैयार कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, MS PowerPoint 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध होता है, डैश 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 में उपलब्ध होता है, यानी कहाँ उपलब्ध होता है ये बताना है हमें। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इंसर्ट टैब, एनिमेशंस, डिजाइन टैब और ग्राफिक्स टैब। तो इसका सही उत्तर है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के द्वारा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिक्चर से, इमेज है या कोई भी शेप से है या टेक्स्ट बॉक्स है, ये सब इंसर्ट करवा सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को भी हम इंसर्ट टैब के द्वारा ही फाइल में इंसर्ट करवाएंगे। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैसेस रीडर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, ये चेक में जो चेक नंबर लिखे होते हैं वो इसी से लिखे होते हैं, मैग्नेटिक इंक से, स्पेशल स्याही होती है एक, और उनको पढ़ने के लिए इसी डिवाइस का यूज किया जाता है, MICR का। तो बैंकों में जो चेक आपके चेक किए जाते हैं कि सही है या गलत है, वो इसी डिवाइस से चेक किए जाते हैं। मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक भौतिक स्थान जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्क की एक टोपोलॉजी। तीसरा है एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप की स्टोर, और चौथा है वर्चुअल रियलिटी। तो इसका सही उत्तर है ए, यह एक ऐसा भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग का उपयोग करके, जो भी यानी उस एरिया में नेटवर्किंग चल रही है, ISP द्वारा जो भी नेट सेवा चल रही है, उससे जुड़ के हम और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप करते भी हैं, आपके मोबाइल से आप कंप्यूटर चलाते हैं या आपका लैपटॉप चलाते हैं, तो वो वाईफाई फैसिलिटी कहलाती है। हॉटस्पॉट के द्वारा आप कनेक्टिविटी करते हैं, तो वही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, MS Excel 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टॉक चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट, डोनट चार्ट। तो इसका उत्तर है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है कि हर पॉइंट पे वैल्यू लिखी होती है और वो वैल्यू के अनुसार लाइन ऊपर नीचे बढ़ती घटती रहती है, जिससे हमें ये पता लगाना आसान हो जाता है कि दूसरी वैल्यूज यानी जैसे समय के साथ वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। यहाँ मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी है ये। अगला प्रश्न है, www.rkcl.in में .in क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, टॉप लेवल डोमेन, बॉटम लेवल डोमेन, लेफ्ट लेवल डोमेन, राइट लेवल डोमेन। तो ये होता है टॉप लेवल डोमेन, पूरा आपका डोमेन नेम कहलाता है, और उसमें जो डॉट के बाद जो नाम लास्ट में आता है वो टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। तो यहाँ .in टॉप लेवल डोमेन है। अगला प्रश्न 17वां, ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्नक फाइल यानी अटैचमेंट फाइल को अटैच कर रहे हैं तो फाइल डैश 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 हो रही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सर्वर पर कॉल, सर्वर पर डाउनलोड, सर्वर पर अपलोड, सर्वर पर थिंकिंग। तो इसका सही उत्तर है कि सर्वर पर अपलोड हो रही है, मतलब ये सर्वर पर लोड हो जाएगी, जहां से जिसे भी मेल मिलेगी वो वहां से उसे खोल के और देख सकेगा, पढ़ सकेगा या लोड कर सकेगा, डाउनलोड कर सकेगा, मतलब अपने कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है 18वां, HTTPS में S का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, सिस्टम, सोर्स, सीक्वेंस्ड और सिक्योर्ड। मैं आपको पहले एक जानकारी देना चाहूंगी कि HTTP एक प्रोटोकॉल होता है जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके इंटरनेट में यूज होता था, फाइलों को जब आप ओपन करते हैं और ट्रांसफर करते हैं तो यूज होता है। जब इसका इन्हांस वर्जन आया तो उसको नाम दिया गया HTTPS, और यहाँ S का मतलब है सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो S का मतलब सिक्योर है, इसलिए इसका सही उत्तर है D। अगला प्रश्न 19वां, राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बनाया गया पोर्टल कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ई-साइन, ई-वॉल्ट, ई-बाजार, ई-मार्केट। तो इसका सही उत्तर है ई-बाजार। ई-बाजार एक ऐसा पोर्टल है जो राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है और इसका प्रयोग करके आप ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई-कॉमर्स का काम कर सकते हैं, जैसे अमेजन पे आप करते हैं उसी तरीके से। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसके लिए, पैन कार्ड का आवेदन करना और अपडेशन, टिकट बुकिंग को रद्द करवाना, टिकट बुकिंग सेवाएं प्राप्त करना, ऑनलाइन रिफिल बुकिंग करवाना। तो इसका सही उत्तर है पैन कार्ड का आवेदन करना और उसको अपडेट करना, क्योंकि पैन कार्ड आपके ITR को यानी जब आप इनकम टैक्स दाखिल करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है, तो ये उसी के अंतर्गत
आता है। बाकी की 3 सेवाएं जो हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित है, जैसे टिकट बुकिंग करवाना और टिकट रद्द करवाना, या आप रेलवे में करवा सकते हैं, या आप रोडवेज में करवा सकते हैं, या फिल्म वगैरह के लिए करवा सकते हैं, तो ये उनके लिए आएगा। और ऑनलाइन रिफिल बुकिंग भी इसी तरह से है, तो इसलिए ये बाकी के 3 आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला 1 2 3 ABC, दूसरा VMOU RSCIT, तीसरा VMOU@RSCIT 1 2 3, चौथा 1 2 3 4#। तो मैं यहाँ आपको पहले एक जानकारी दे दूं कि मजबूत पासवर्ड वो पासवर्ड कहलाता है जिसमें कैरेक्टर्स हो, और कैरेक्टर्स अपर केस और लोअर केस दोनों में हो, साथ ही कुछ डिजिट्स हो और साथ ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। तो यहाँ पर ऐसा उत्तर है सी, जिसमें VMOU और RSCIT कैरेक्टर्स हैं जो कि अपर और लोअर दोनों मोड में हैं, @ स्पेशल कैरेक्टर है, और 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो इस तरह से इसमें सारी चीजें हैं, और जब ये सारी चीजें होती तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है सी। 22वां प्रश्न है, MS Excel 2010 में इक्वल टू लेन, फिर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में VMOU स्पेस RSCIT का आउटपुट क्या होगा। 4 उत्तर जो दिए, 4 ऑप्शंस 12, 10, 11 और 9। सॉरी, एक बार सीक्वेंस फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहले का 12, दूसरे का 11, तीसरे का 10 और चौथे का 9। तो यहाँ सही उत्तर है 10। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लेन फंक्शन जो होता है वो फंक्शन के अंदर जो भी स्ट्रिंग दी गई है उसकी लेंथ को बताता है। तो यहाँ जो स्ट्रिंग दी गई है डबल कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग कहलाएगी, कैरेक्टर वैल्यूज। तो VMOU 4 लेटर तो ये हो गए आपके, फिर एक आपकी ब्लैंक स्पेस हो गई 5वां लेटर, फिर RSCIT, फिर ये 5 लेटर। इस तरह से ये 10 लेटर की एक स्ट्रिंग है, तो इसलिए इसका उत्तर है 10, यानी इसकी लेंथ बताइए उसने स्ट्रिंग की जो कि 10 है। अगला प्रश्न है 23वां, MS Excel 2010 में सेल A1, A2, A3, A4, A5, C1, C2, C3 की संख्याओं का जोड़ लगाना है, तो निम्न में से किस फार्मूले से सही रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना नहीं है। मतलब कौन सा गलत फार्मूला है, हमें ये पता लगाना है। 4 ऑप्शंस जो दिए हैं, पहला है = सम A1 कॉलन A5, C1 कॉलम C3। दूसरा है = सम A1 कॉलन A5 प्लस सम C1 कॉलम C3। फिर तीसरा है = सम A1 कॉलन C3, और चौथा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसमें जो गलत फार्मूला है वो है सी। इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि सी में जो फार्मूला दिया गया है = सम, और इसके अंदर जो सेल रेंज दी गई है A1 कॉलन C3, तो इससे जो सेल हमारी सिलेक्ट होगी फार्मूले के लिए वो सिलेक्ट होगी A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3। तो इसमें हमें B1, B2, B3 का जोड़ चाहिए ही नहीं, इसलिए वहां पे गलत वैल्यू आएगी, और साथ ही A4 और A5 आपकी छूट जाएगी, इसलिए ये फार्मूला गलत है और ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इससे सही उत्तर प्राप्त होने की संभावना नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनसे आपको सही रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है 24वां, निम्न में से कौन सा गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरण के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, गूगल ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर, और इसका सही उत्तर है गूगल प्ले स्टोर। मैं यहाँ आपको एक जानकारी देना चाहूंगी कि पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि गूगल द्वारा डेवलप्ड, तो मतलब एप्पल ऐप स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत है, क्योंकि ये एप्पल के द्वारा डेवलप्ड है। तो गूगल के द्वारा डेवलप्ड 2 ही ऑप्शन है, गूगल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर ही वो ऑप्शन है जिसके द्वारा
हम कोई भी ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल पर स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐप जो है इसकी सहायता से हम ये काम करते हैं। अगला प्रश्न है, CD/DVD में डेटा कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, रीडिंग, बर्निंग, बूटिंग और राइटिंग। तो इसका सही उत्तर है बर्निंग, क्योंकि CD या DVD में डेटा को कॉपी करने की जो प्रोसेस है इसको बर्निंग कहा जाता है, और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको कहा जाता है नीरो बर्न सॉफ्टवेयर, और उसी से बनी हुई प्रोसेस कहलाती है बर्निंग। तो इसलिए इसका सही उत्तर है बर्निंग। अगला प्रश्न है 26वां, विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का क्या उपयोग है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए, दूसरा है कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए, तीसरा है दस्तावेज और फाइलों को हार्ड ड्राइव में संग्रहित करने के लिए, चौथा है पुराने उत्पादों को पुनर्विक्रय करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर में यदि खराबी आ जाए तो उस स्थिति में कंप्यूटर को रिकवर करने के लिए, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, तो बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 27वां, कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ यानी टेम्परिंग को किस अधिनियम के अनुसार अपराध माना गया है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है इंडियन आईटी एक्ट 1900, दूसरा है इंडियन आईटी एक्ट 2010, तीसरा है इंडियन आईटी एक्ट 2000, चौथा है इंडियन आईटी एक्ट 2020। तो इसका सही उत्तर है इंडियन आईटी एक्ट 2000। इंडियन आईटी एक्ट 2000 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था, इसीलिए इसको 2000 के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अंतर्गत यदि आप कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो वो अपराध माना जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां, निम्न में से किससे एक नई प्रस्तुति को बनाया जा सकता है, यानी एक नया प्रेजेंटेशन तैयार किया जा सकता है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। डिजाइन टेम्पलेट से, मौजूदा प्रस्तुति से, रिक्त प्रस्तुति से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी से। हम एक नया प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट को ओपन करके भी बना सकते हैं। करंट प्रेजेंटेशन जो हमारा खुला हुआ है उसको ओपन करके भी हम नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करके भी हम एक नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी से डी। अगला क्वेश्चन है 29वां, मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो पहला है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, दूसरा है अखिल भारतीय मतदाता सेवा पोर्टल, तीसरा है राष्ट्रीय मतदाता पंजीयन पोर्टल, और चौथा है अखिल भारतीय मतदाता पंजीयन पोर्टल। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। इसके द्वारा हम मतदाता सूची में से कोई भी नाम मतदाता का खोज सकते हैं। इस पोर्टल का उपयोग किया जाता है। 30वां प्रश्न है PNR में कितने अंक होते हैं? 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, पहला 8, दूसरा 10, तीसरा 12 और चौथा 14। तो इसका सही उत्तर है 10। मैं आपको यहाँ PNR का फुल फॉर्म बता रही हूँ। पहले पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यह रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा एक डेटाबेस के रूप में मैनेज किया जाने वाला, रिजर्वेशन सिस्टम के दौरान मैनेज किया जाने वाला डेटाबेस जो होता है उसको मैनेज किया जाने के लिए बनाया जाता है। इसमें पैसेंजर की डिटेल्स को प्राप्त करने के लिए 10 डिजिट का एक कोड बनाया जाता है, रिकॉर्ड बनाया जाता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जिससे पैसेंजर की इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है 31वां, राशन कार्ड के विवरण का पता लगाने के लिए किस पोर्टल पर जाते हैं? 4 ऑप्शन से http://food.raj.nic.in, दूसरा है http://ration.raj.nic.in, तीसरा है http://rationcard.raj.nic.in, और चौथा है http://pds.raj.nic.in। तो इसका सही उत्तर है http://food.raj.nic.in, यानी food.raj.nic.in नाम का जो पोर्टल है राजस्थान सरकार का, वहां से हम राशन कार्ड के
बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 32वां प्रश्न है, डेजी व्हील एक प्रकार का डैश 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 है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, चौथा थर्मल प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है इम्पैक्ट प्रिंटर। मैं आपको बता दूं कि डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो आज की तारीख में आउटडेटेड हो चुके हैं और इसका नाम डेजी व्हील इसलिए पड़ा कि ये व्हील के शेप का है, गोल है और डेजी के फूल जैसा है। जैसे डेजी के फूल में बहुत सारी पत्तियां बिखरी हुई होती है गोलाई में, ऐसे इसमें भी आप देखिए सारी कीज बिखरी हुई है और आप जिस भी लेटर की की पे प्रेस करते हैं वो लेटर आपके पेज पे छप जाता था और ये ऐसा गोलाई में घूमता रहता था। तो इसलिए ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है क्योंकि उस की के इम्प्रेशन को हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं इसलिए। 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है ड्रॉप बॉक्स, दूसरा है वे2 SMS, तीसरा है पेटीएम, चौथा है मॉन्स्टर इंडिया। तो इसका सही उत्तर है पेटीएम। पेटीएम एक तरह का ई वॉलेट है जिसके द्वारा हम रुपए पैसे का भुगतान कर सकते हैं, रुपये प्राप्त कर सकते हैं और कहीं भी उसका भुगतान भी कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे वॉलेट की तरह काम करता है, तो इसे ई वॉलेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 34वां, टॉगल कीज है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहला कैप्स लॉक, दूसरा नम लॉक, तीसरा स्क्रॉल लॉक और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक तीनों टॉगल कीज होती है। टॉगल कीज वो कीज होती है जिन्हें एक बार प्रेस करते हैं तो वो ऑन हो जाती है और दूसरी बार प्रेस करने पे वो ऑफ हो जाती है। जैसे हम कैप्स लॉक को ऑन करके और सारे लेटर्स को हम कैपिटल टाइप कर सकते हैं और दूसरी बार यदि हम प्रेस कर दें उसे तो ऑफ हो जाएगी, तो सारे लेटर हमारे स्मॉल आने लग जाते हैं। इसी तरह से नम लॉक की प्रेस करते हैं तो जो साइड में राइट साइड में नंबर्स कीपैड होता है उसके नंबर्स टाइप होने लग जाते हैं और यदि उसे ऑफ कर देते हैं तो उसके नीचे बने हुए सिंबल्स टाइप होने लग जाते हैं। तो इसलिए टॉगल कीज वो कीज कहलाती है जो एक बार प्रेस करने पे ऑन होती है और दूसरी बार प्रेस करने पे ऑफ होती है, और कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक तीनों टॉगल कीज है। अगला प्रश्न है 35वां, विंडोज 10 के लिए बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम क्या है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कोर्टाना पहला, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एज, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, चौथा विंडोज डिफेंडर। तो इसका सही उत्तर है विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर एक रियल टाइम एंटीवायरस है जो कि हमारे सिस्टम में यदि कोई वायरस आ जाए तो उसको स्कैन करके और उसको करप्ट करने का काम करता है। तो ये एक एंटीवायरस है जो सुविधा विंडोज 10 के साथ दी गई है। आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे टेस्ट पेपर के साथ तैयारी करेंगे तो आप RSCIT एग्जाम में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। आपको RSCIT एग्जाम की सफलता के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।